बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज़ अबाउट द वेव फंक्शंस और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ वेव पैकेट्स वगैरह के बारे में और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो अटैच्ड वेव है उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली तो कल तक जो प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं दैट वाज अबाउट द वेव फंक्शंस और हमने ये देखा था कि वेव फंक्शन जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल के साथ अटैच्ड वेव की मैथमेटिकली हम जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कल हमने इवन वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि किस किस्म का जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल है या वेल बिहेव्ड है। और उसके लिए हमने कंसीडर किया था कि अगर वो सिंगल वैल्यूड होगा, अगर वो फाइनाइट होगा, तो इस किस्म का जो वेव फंक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, और वो कंटिन्यूअस होगा, ये भी एक उसकी कंडीशन थी। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ता है जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं किसी भी पार्टिकल की किसी भी जगह पर उसके मौजूद होने के चांसेस मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमें वेव फंक्शन को करना पड़ता है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं? लेट्स से कि आपको कोई वेव फंक्शन दिया गया है और उसका कुछ एम्पलीट्यूड दिया गया है लेट्स से ए और आपको नहीं मालूम कि उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है। तो जब आप उसको नॉर्मलाइज करते हैं तो आप उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं कि जो वेव टैग्ड है पार्टिकल के साथ जिसको आपने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो आमतौर पर हम फंक्शन को किस तरीके से नॉर्मलाइज़ करते हैं कि जब हम लेते हैं फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट को, उसकी प्रोडक्ट को और उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन सम वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉ माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान, तो इसका आंसर होना चाहिए 1। तो ये जो 1 है इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल की इस खास वॉल्यूम एलिमेंट में पाए जाने की इन लिमिट्स में माइनस इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट में वो मैक्सिमम है। 1 का मतलब है मैक्सिमम 100%। और अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो ये तो हमें पता है कि जब हम इन्फिनिट लिमिट्स ले लेंगे तो इसका मतलब पार्टिकल मौजूद है, कहीं न कहीं मौजूद है, उसकी जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो डार्क नोटेशन में जब हम इसी को लिखते हैं तो हम उसको इन ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है इसको हम कैट कहते हैं और ये जो लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही है इसको हम ब्रा कहते हैं। तो ये ब्रा कैट नोटेशन जो है ये आपको इज इक्वल टू 1 देती है। इसका भी मतलब यही है जो हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप सपोज करें कि हम इसको 1 की बजाय n लिख देते हैं। n इज फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो n है दिस विल बी नॉर्म ऑफ द फंक्शन साई m। और अगर इसकी वैल्यू यूनिटी है इस n की तो हम कहेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड हो गया हुआ है यूनिटी पे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कुछ और है तो हम उसको ले लेंगे और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेव फंक्शन के साथ। तो इन दिस वे वो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बन जाएगा। जैसे अगर हमारे पास दिस इज द वेव फंक्शन साई एम और इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दिस विल बी इक्वल टू अगेन 1। तो हमारे पास दिस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसकी बजाय अब हमने पुट कर दिया है n। जैसे हमने यहाँ पर इसको कंसीडर किया था कि ये जो साई एम साई स्टार और डी टॉ इज इक्वल टू n है तो हम इस सारे फैक्टर की जगह पर n पुट कर देते हैं और जब हम n पुट करते हैं so this c square becomes equal to 1 by n or then c will be equal to 1 divided by under root n। ये नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नॉर्म। n जो है यहाँ नॉर्म है, c जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसकी तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई एम जो कि इक्वल है ई आयोटा थीटा के। ये एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा आपको ये बता रहा है कि यू आर डिस्क्राइबिंग सम काइंड ऑफ वेव, क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हैं तो इट बिकम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा भी एक कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट करता है और आयोटा साइन थीटा जो है वो एक कम्प्लेक्स साइन फंक्शन वाली वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि दिस वेव फंक्शन हैज सम वेव हिडन बिटवीन इनसाइड इट और इसकी लिमिट्स जो है उसने हमें कहा है कि वो है 0 से 2 पाई। तो अब नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं साई स्टार देन साई देन डी थीटा।
साई स्टार के लिए आयोटा के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और दिस 0 to 2 पाई बिकम्स डी थीटा। और जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट 2 पाई विच इज इक्वल टू नॉर्म। अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को जब लेंगे तो हमने यहाँ पीछे देखा था कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट नॉर्म। तो हम नॉर्म की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 2 पाई। ये हमारे पास बन गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब जब हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वी हैव टू पुट दिस 1/2 पाई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट व्हिच विल बी मल्टीप्लाइड विद द वेव फंक्शन, जो कि हमारे पास ई आयोटा थीटा के बराबर था। तो अब हमारे पास ये वेव फंक्शन इस फॉर्म में आ गया है 1/√2 पाई ई आयोटा थीटा। और अब जब हम इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की फॉर्म में मालूम करना चाहते हैं नॉर्म की बजाय, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये हमारे पास अगर कोई सी आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हमारे पास वेव फंक्शन था और ये हमारे पास कॉन्जुगेट है, दिस बिकम्स इक्वल टू 1। और जब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट तो ये माइनस आयोटा थीटा और आयोटा थीटा कैंसिल हो जाता है, ये सी स्क्वायर 2 पाई रह जाता है, सी स्क्वायर इंटू 2 डी थीटा रह जाएगा और जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो सी इज इक्वल टू 1/√2 पाई। अगेन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन विल बी इक्वल टू दिस। मतलब ये जो हमारे पास जो साई स्टार साई डी टॉ था, ये हमें बता रहा था कि कितने चांसेस हैं किसी पार्टिकल को इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉ में मालूम करने के। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पर, तो इसको 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है 100% वहाँ प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक या 0 से 2 पाई, अगर आपके पास कोई सर्कुलर स्पेस है तो वो कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को करते हैं नॉर्मलाइज्ड, ताकि हम इसको ये कह सकें कि कहीं ना कहीं पर जो पार्टिकल है वो मौजूद है। अगर हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यू जो है क्योंकि नहीं ले रहे, तो ये हो सकता है कि हम जिन लिमिट्स में ट्राई करें उन लिमिट्स में वो पार्टिकल मौजूद ही ना हो। तो सिर्फ इस प्रोबेबिलिटी को 100% करने के लिए या चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए हम वेव फंक्शन को कर देते हैं नॉर्मलाइज। अगर जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे नॉर्मलाइज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है, एक अगेन एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि एम्पलीट्यूड भी हम इससे मालूम करते हैं। अगर आपके पास ये वेव फंक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a cos 2 pi x over l, और जो लिमिट्स है हमारे पास वो -l/4 से l/4 तक है। अब अगर जब हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यहाँ a को मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास हम जो तरीका था वो क्या था, उसका मेथड ये है कि हम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करते हैं, कॉन्जुगेट वेव फंक्शन देन ओरिजिनल वेव फंक्शन। क्योंकि x के ऊपर है, ये डिपेंड कर रहा है, इट इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम dx लेंगे विच इज इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है। तो अब आप ये देखिएगा कि हम माइनस इन्फिनिटी की जगह पे लगाएंगे -l/4, लोअर लिमिट हमारे पास ये है। पॉजिटिव के लिए लगाएंगे हम l/4, तो देयर इज a स्क्वायर cos 2 pi x over l देन cos 2 pi x over l, क्योंकि हम एक दफा इसको कॉन्जुगेट के लिए लगाएंगे, एक दफा हम ओरिजिनल के लिए लगाएंगे, दोनों केसेस में ये a cos 2 pi x over l है। और दिस बिकम्स इक्वल टू 2a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जब आप इसको इस फॉर्म में लेंगे तो दिस बिकम इक्वल टू cos स्क्वायर 2 पाई x ओवर l। और ये लिमिट जो है हमने -l/4 से l/4 की बजाय इसको कर दिया 0 से l/4। जब हम लिमिट को हाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ 2 का फैक्टर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये आपके पास अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये आपके पास बनेगा -l/4 टू 2 और फिर 0 से l/4। तो जब आप लिमिट को ऑल्टरनेट करेंगे तो 0 से l/4 जाएंगे, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 0 से l/4 तक आपके पास आ जाएगा। शफीक अपने भूल दस रहे हैं कि आपके पास दिस इज द वेव फंक्शन, आप अब इसको ले रहे हैं -0 से l/4 लिमिट तक ले गए हैं, तो cos स्क्वायर 2 पाई x ओवर l इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ here 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस cos स्क्वायर 2 पाई x ओवर l, और ये लिमिट्स अप्लाई हो गई हैं आपके पास। जब हम cos स्क्वायर वाला फंक्शन लेते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 1 प्लस cos 2 थीटा
और सारे के नीचे डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो जब उस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू 4 पाई एक्स ओवर एल, और जो इसके पूरे फंक्शन के नीचे जो हमने 2 लिखा हुआ था वो ये बाहर आ गया है। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट सम फाइनल रिजल्ट। आई होप सो ऑल दीज इंटीग्रेशंस आर नोन टू यू। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 बाय एल अंडर रूट। तो ये हमारे पास अब ए की वैल्यू आ गई है, जिसको हम जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था, ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो आती है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि आपके पास जो अगर दो वेव फंक्शंस के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का है तो दे विल गिव यू द जीरो आंसर। तो अगर दो वेव फंक्शंस जो हैं दे विल सेड टू बी ऑर्थोगोनल अगर उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। जैसे नॉर्मलाइज्ड वो तब होंगे जब उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जब ये प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। तो फाइनली आपके पास ये देखिएगा कि साई स्टार साई व्हेन गिव्स यू आंसर जीरो, और ऐसे ब्रैकेट नोटेशन व्हेन गिव यू आंसर जीरो, तो ये आपके पास बन जाती है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। और ये रिलेशनशिप दो फंक्शन के दरमियान में तब इस्टेब्लिश होता है जब दो वेव फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शंस हैं वो साई एम इज साइन एक्स और साई एन जो है वो कॉज एक्स के बराबर है, और इनकी जो लिमिट्स है 0 से 2 पाई है। अब हम क्या करते हैं, हम साई एम स्टार और साई एन को लेते हैं। साई एम स्टार इज साइन एक्स एंड साई एन इज इक्वल टू कॉज एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 2 पाई के दरमियान। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है साइन 2x, और जब हम साइन 2x को इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट जीरो आंसर, जिसका मतलब है कि ये जो दो वेव फंक्शंस हैं ये ऑर्थोगोनल हैं 0 से 2 पाई लिमिट्स में, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। यही वेव फंक्शंस जो है जब हम इनको इन फंक्शंस को ऑर्थो नॉर्मल भी लिया जा सकता है। अगर आपके पास एक सेट ऑफ आइगन फंक्शंस हैं, इन आइगन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं दैट हैव सम आइगन वैल्यू जो उनकी रियल वैल्यूज होती हैं। जब कोई ऑपरेटर उन पर अप्लाई किया जाता है तो उसके नतीजे में हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, तो वो आइगन वैल्यू कहलाती है। तो ऐसे फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस कहते हैं जो हमें कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कुछ वेव फंक्शंस हैं दैट आर अ सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, और जिसमें जो हर फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, यानी अगर हम साई एम स्टार को साई एम से करें तो विल गिव वन। और इसी तरीके से अगर हम दो अलहदा वेव फंक्शंस को लें यानी साई वन और साई टू को लें तो वो आपको ऑर्थोगोनल मिलेगा, यानी उसका आंसर जीरो होगा। तो इस किस्म के सेट ऑफ वेव फंक्शंस को हम ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शंस कहते हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो हमें मिल रही होती हैं। तो इसको जब कंबाइन करते हैं तो हमें ऑर्थो नॉर्मेलिटी की कंडीशंस मिल जाती हैं, और उसकी केस में फिर हम ये कहते हैं कि वी गेट दिस कैनोनिकल डेल्टा। अगर m और n की वैल्यू 1 होगी, इक्वल होगी, तो ये हमें 1 देगा, जिसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल के पाए जाने की मैक्सिमम है। और अगर m और n इक्वल नहीं है तो ये कैनोनिकल डेल्टा हमें 0 देगा, जिसका मतलब है कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फुलफिल हुई है और यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। अब ये जो आइगन फंक्शंस हैं इनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें कि इसको हमने एक्सपैंड किया है इन टर्म्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस ऑफ द सेम वेरिएबल्स, तो फिर क्या होगा कि लेट्स से कि ये साई जो है ये आइगन फंक्शन है और इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं सी आई, फाई आई और सिग्मा की फॉर्म में। अब ये आई की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स की फॉर्म में इस तरह आ गया है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं, और ये जो फाई 1 फाई 2 फाई 3 है ये सेट है ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस का। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ये जो साई है इसको हम इक्वेशन को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं साई फाई आई स्टार के साथ, और इसको इंटीग्रेट करते हैं होल स्पेस में। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि क्योंकि ये फाई आई है तो फाई आई और फाई वन विल गेट यू जीरो, फाई आई फाई टू भी जीरो हो जाएगा, फाई आई फाई थ्री भी जीरो हो जाएगा। अलबत्ता अगर फाई आई है तो इट विल गिव यू द रिजल्ट वन। तो इन दिस केस आपके पास सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो सबके सब जो है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन पर जाएंगे, और सिर्फ जहां पर ये बेसिस के पास जो सबस्क्रिप्ट्स हैं सेम होंगे वहां पर आपको वन मिलेगा और वहां पर कंडीशन नॉर्मैलिटी की पूरी हो जाएगी।
तो फाइनली यू कैन से दैट phi I star psi d tau will be equal to Ci। तो ये आपके पास आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप C1, C2, C3 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप phi I की बजाय phi 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को करना चाहते हैं तो phi 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को करना चाहते हैं तो phi 3 से करें। अब आपके पास नेक्स्ट जो हम देखना चाह रहे हैं वो है कि किस तरीके से सिमिलैरिटी बनती है उस वेव के साथ जो किसी पार्टिकल के साथ टैग्ड है और उस वेव के साथ जो क्लासिकली एक वेव है। तो हमारे पास आमतौर पर जो मटेरियल पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है जब जो है इट ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉये हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करते हैं एक कनेक्शन लाइट वेव और पार्टिकल्स के दरमियान में। तो उसके बाद फिर हम जो डी ब्रॉये वेव है उसको और पार्टिकल्स के दरमियान में देन वी शैल कंस्ट्रक्ट एन एनालॉगस स्ट्रक्चर फॉर डी ब्रॉये वेवलेंथ, और पार्टिकल के दरमियान में फिर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो फोटोन एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी वो कैसे रिलेटेड होती है, E इज इक्वल टू एच एफ से। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कैसे रिलेशनशिप होता है कि इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। हम एफ की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ई विल बी इक्वल टू एच बाय 2 पाई इंटू ओमेगा। Then E will be equal to h cut omega, where h cut is reduced Planck constant. Here omega will be equal to E by h cut. तो एक्चुअली ये जो एनर्जी है दिस इज द एनर्जी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव। मतलब मोनोक्रोमेटिक वो लाइट वेव होती है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। आम जो आप विजिबल लाइट लेते हैं उसमें 7 कलर्स हैं, तो दिस इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, बल्कि मोनोक्रोमेटिक वो होगी जैसे आप सोडियम को ले लिया उसमें एक ही वेवलेंथ है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है और वो इसके साथ वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है। तो ऐसे जो जो वेव होगी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट वाली होगी उसको आप कह सकते हैं दिस इज अ फोटोन। जैसे अगर ये सिर्फ रेड कलर हो तो रेड कलर के फोटोन, अगर इफ दीज आर ओनली ब्लू कलर तो ब्लू कलर्स के फोटोन हो जाएंगे। यानी एक कलर की ये जो लाइट होगी, एक कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, उसको आप फिर फोटोन की तरह ले सकते हैं। अब जो मोमेंटम होगा दिस फोटोन का और जो वेवलेंथ होगी वो कैसे रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉये हाइपोथेसिस दिस इज इक्वल टू p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। तो मोमेंटम इन द वेक्टर फॉर्म विल बी h बाय लैम्डा इनटू k हैट। k हैट जो है ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, या इसको वेव वेक्टर कह सकते हैं। तो उसको इन टर्म्स ऑफ जब हम वेक्टर लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू k वेक्टर बाय k। एंड यहाँ पर ये जो k है ये क्योंकि वेव वेक्टर है और इसकी वेव नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। जब हम इसको पुट करते हैं 2 पाई बाय लैम्डा को तो दिस लैम्डा गेट कैंसल्ड आउट और हमारे पास रह जाता है h बाय 2 पाई इंटू k वेक्टर, जहां पर ये वेव वेक्टर है और दिस h इज द प्लांक कांस्टेंट एंड दिस इज द मोमेंटम। तो यानी हमें यहाँ से रिलेशनशिप मिला कि मोमेंटम इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव वेक्टर। तो मोमेंटम होता है पार्टिकल का, वेव वेक्टर होता है वेव का। तो ये देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी फोटोन की बात कर रहे हैं तो इट कैन एक्ट लाइक वेव एंड इट कैन एक्ट लाइक पार्टिकल एज वेल। तो यहाँ पर वेव वेक्टर को हम p बाय एच कैट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर हम क्लासिकल प्लेन वेव किसी फ्री पार्टिकल के लिए लें तो वो हमारे पास होती है साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जहाँ पर के उसका वेव वेक्टर है और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर की वैल्यू को पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो दिस इज इक्वल टू आयोटा पी डॉट आर माइनस ई टी ओवर एच कट। ये जो रिलेशनशिप्स हमने निकाले हैं यहाँ पर के इज इक्वल टू पी बाई एच कट एंड ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एच कट, इनको हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है इट टेक्स द फॉर्म a एक्सपोनेंशियल आयोटा p डॉट r माइनस ई टी ओवर h पर। ये प्लेन वेव है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये जो प्लेन वेव है इट इज कनेक्टेड विद अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और जिसका जो मास है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि दैट वी कैन मेजर दिस वेवलेंथ। क्योंकि अगर मास बहुत बड़ा होता है तो ये वेवलेंथ इतनी छोटी होती है जिसको मेजर नहीं कर सकते। यही मेन डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल में। जैसे अगर आप एक बॉल जो है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसके साथ जो टैग्ड वेव है उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है क्वांटिटी, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास इतना स्मॉल है कि उसकी वेवलेंथ इस रेंज में आ जाती है जिसको हम मेजर कर पाते हैं।
तो हम यही कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो उसका मास इतना स्मॉल है कि हम उसकी वेवलेंथ को मेजर कर पाते हैं। तो इस मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच है दैट इज इक्वल टू एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है दिस इज द फेज एंगल और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड पर, तो वी गेट के डॉट यू माइनस ओमेगा। यहाँ पर जो यू है दिस इज द वेलोसिटी with which the plane wave propagates through the medium and इसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। जबकि k और ओमेगा जो है वो वेव वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और क्योंकि k और u सेम डायरेक्शन में है, मतलब k वेव वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वेव वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो दिस विल बी cos 0। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करते हैं तो वी गेट के यू इज इक्वल टू ओमेगा एंड यू इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड के। तो u will be equal to 2 pi f over 2 pi by lambda which is equal to f lambda। यहाँ से आप देखें कि फेज वेलोसिटी जो है वेव की, उस वेव की जो पार्टिकल के साथ टैग्ड है वो वेव की वेलोसिटी जैसी लग रही है। हमें ये मालूम करना है कि इसकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है। तो हम f के लिए पुट करते हैं e बाय h और लैम्डा के लिए पुट करते हैं h बाय एम वी, वी गेट e बाय एम वी। और जब हम एनर्जी को मैस एनर्जी रिलेशनशिप से mc स्क्वायर पुट करते हैं तो वी गेट c स्क्वायर ओवर v। इससे पता चलता है रिलेशनशिप से कि ये जो फेज स्पीड है मैटर वेव की दिस इज लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता है कि इस किस्म का कोई मटेरियल पार्टिकल हो ही नहीं सकता जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर सके। तो ये जो रिजल्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है। तो लेकिन ओरिजिनली क्या होता है कि ये जो u की वैल्यू है इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है इसको हम आमतौर पर फिर फेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट ही नहीं करते। हम यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल के साथ टैग्ड वेव है ना वो अकेली वेव नहीं हो सकती। देयर मस्ट बी सम ग्रुप स्पीड एंड देयर मस्ट बी सम ग्रुप ऑफ वेव्स। तो जो पार्टिकल है उस वो एक सिंगल वेव से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम उसको सिंगल वेव से प्रेजेंट करेंगे तो वी विल हैव टू टेक दिस फेज स्पीड, और ये जो फेज स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी। जब ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी तो इट विल वायलेट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेव जो टैग्ड है किसी भी पार्टिकल के साथ वो सिंगल वेव नहीं है, बल्कि देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ वेव्स, और दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द ग्रुप स्पीड। तो वो अब हम देखते हैं कि वो क्या होगी जो उसके साथ टैग्ड है। जब हम देर इट विल बी द वेव पैकेट, मतलब जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी कोई प्रिसाइज एनर्जी है, उसका कोई प्रिसाइज मोमेंटम है, तो उसकी वेवलेंथ भी प्रिसाइज होगी। तो जो वेव प्रिसाइज वेवलेंथ है उसको हम ले रहे हैं इस फॉर्म में ए एक्सपोनेंशियल आर्टा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्लेन वेव है ना ये इन्फिनिटी तक जाएगी दोनों स्पेशल डायरेक्शंस में। यानी अगर हम आर को कोई एक्स ले रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स दोनों साइड पर जाएगी। तो उससे फिर क्या होगा कि जो पार्टिकल है उसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो वेव फंक्शन जो कि नॉन जीरो होगा इन अ लिमिटेड, ऐसा वेव फंक्शन जिसका किसी खास लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस में वेव फंक्शन नॉन जीरो होगा, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस तरीके से इस प्लेन वेव के जरिए। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी लोकलाइज्ड पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और तरीका अडॉप्ट करना है, और वो तरीका क्या होगा कि वी विल सुपरपोज डिफरेंट वेव्स जिनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट होंगी, और उनकी सुपरपोजिशन की वजह से फिर क्या होगा हमारे पास लोकलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो जनरेट होगा, जिसको हम वेव पैकेट कहेंगे। ये एक वेव नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी वेव्स हैं जिनका फेज और जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, लेकिन उनका जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो वेव उस जब वो सुपर इम्पोज होती हैं तो वो बना देती हैं एक वेव पैकेट। तो वेव पैकेट आमतौर पर ग्रुप ऑफ वेव्स होता है जिनकी वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनके फेज और एम्पलीट्यूड्स को इस तरीके से लिया जाता है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ऐसे हम उनको लेते हैं सेम होते हैं वो, तो वो इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली किसी खास रीजन में, और किसी रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर ये ऐसे पैकेट सा बन जाता है, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है।
So in this way we get the wave packet. अब हम देखते हैं कि ये जो वेव पैकेट है इसके हिसाब से फिर ग्रुप स्पीड क्या होगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैकेट जो है इसमें क्योंकि बहुत सारी वेव्स हैं जिनकी के डिफरेंट वैल्यूज होंगी उसमें के की। क्यों? क्योंकि के है हमारे पास वेव नंबर जो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इसमें जितनी वेव्स हैं उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो के विल बी डिफरेंट। तो फाइनली हम फिर क्या करेंगे, उनकी ओवरऑल स्पीड मालूम करेंगे और उनकी जो ओवरऑल स्पीड होगी दैट विल बी द ग्रुप स्पीड। तो ग्रुप स्पीड को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, और हम इसको एच कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। एच कट ओमेगा विल बी इक्वल टू डी ई और एच कट के विल बी इक्वल टू मोमेंटम, यानी वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। ग्रुप स्पीड विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी एनर्जी और पार्टिकल का मोमेंटम जब हम इसका रेशो लेंगे तो दिस विल बी द ग्रुप स्पीड। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स एस अलोंग एफ अलोंग सम पाथ डी एस, तो उसमें वेरिएशन ऑफ एनर्जी क्या होगी। एनर्जी जैसे वर्क है तो वर्क आप लेते हैं एफ डॉट डी से। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डी ई विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। F will be equal to rate of change of momentum. According to second law of Newton's second law of motion, force जो होती है rate of change of momentum होती है। dp by dt dot ds will be equal to आप यहाँ पर अब हम ds by dt इस dt को हम ds के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस dt will apply on ds momentum is somewhat independent of this time। तो यहाँ पर हमारे पास डी पी डॉट वी हो जाएगा क्योंकि पी और वी पैरेलल हैं, तो दिस विल बी वी डी पी कॉस 0 और हमारे पास वी डी पी आ गया। यहाँ से वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी ई बाई डी पी। अब ये देखें, ये आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी, ये आपके पास वेव पैकेट की वेलोसिटी, यानी वेव और पार्टिकल की वेलोसिटी हैज द सेम रिजल्ट्स। तो इन दिस वे आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप स्पीड ऑफ मैटर वेव है या स्पीड ऑफ वेव पैकेट है, दिस इज आइडेंटिकल विद द स्पीड वी ऑफ द पार्टिकल। ये दोनों जो है आइडेंटिकल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम वेव पैकेट जो है, ग्रुप स्पीड जो है जिसके साथ पैकेट मूव करता है और स्पीड जिसके साथ जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो रही है वो इक्वल है टू द स्पीड ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल। अगर हम डी ब्रॉये वेव ऑफ फिक्स एम्पलीट्यूड का और वेवलेंथ का एक जो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव है उसका कोई खास एम्पलीट्यूड है और वेवलेंथ है, और अगर हम इस वेव का एक स्नैपशॉट लें इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जिसका विद मोमेंटम p, तो वो कुछ इस किस्म का होगा। ये प्लेन वेव जो है एक्सटेंड करिए माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मोमेंटम जो होगा इस पार्टिकल का 0 होगा। ये सिंगल वेव है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर किसी चीज़ का मोमेंटम 0 होगा तो उसकी जो डेल्टा एक्स है यानी पोजीशन जो है वो इन्फिनिट है, यानी आप ये मालूम ही नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल कहाँ है क्योंकि आप उसकी पोजीशन का पता नहीं चला सकते। बस तो अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं एक पार्टिकल को जिसकी पोजीशन नोन है किसी लोकलाइज्ड रीजन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यूज़ करेंगे बहुत सारी वेव्स, उनको हम करेंगे सुपर इम्पोज और उस सुपर इम्पोजिशन की वजह से बनेगा वेव पैकेट। और ये जो वेव पैकेट है इसमें क्योंकि बहुत सारे आपके पास वेव्स हैं जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और इसी तरीके से फिर उनका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा क्योंकि वेवलेंथ को रिलेटेड है मोमेंटम से। p is equal to h by hk, यानी वेव नंबर जो है विच इज रिलेटेड टू वेवलेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी वेव नंबर डिफरेंट होगा तो मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, और उसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो एक लोकलाइज्ड रीजन में होगी और उसको हम वेव पैकेट कहेंगे। इस वेव पैकेट का जो आपके पास क्योंकि जितनी भी इसमें वेव्स हैं उनकी मोमेंटम डिफरेंट है, जब मोमेंटम डिफरेंट है तो वो 0 नहीं होंगे। उसके हिसाब से फिर ये होगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फिर डेल्टा एक्स जो है वो भी इन्फिनिट नहीं होगा, वो पार्टिकल का कुछ ना कुछ मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है इट विल रिमेन विद इन द रीजन, और वो वेव पैकेट्स कुछ इस तरीके से बनेंगे कि अगर t1 टाइम में वो पार्टिकल्स यहाँ हैं तो t2 में यहाँ पर होंगे। तो in order to localize the wave packet within a smaller and smaller region of space, there must include in the superposition a wider and wider range of values of angular wave momentum number for the contributing waves.
जितनी ज़्यादा ग्रेटर स्प्रेड ऑफ एंगुलर वेव नंबर्स होगा, उतनी ही आपके पास डेल्टा एक्स स्मॉल होगा। मतलब जितनी ज़्यादा वेव्स मिलके आपको देंगी, वेव पैकेट बनाएँगी, उतनी ही उनकी डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होगी, यानी आप उसकी पोज़ीशन को लोकलाइज़ कर सकेंगे, आप उसको मालूम कर सकेंगे कि वो कहाँ है। ये आपके पास एक क्वांटम पार्टिकल है जिसको हमने एक वेव पैकेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट हैं। इन सबको जब हम ऐड करते हैं, सुपर इम्पोज़ करते हैं, तो फिर हमें एक सिंगल डी ब्रॉय वेव मिल जाती है विद वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वो ये है। यानी एक एनर्जी पैकेट आपको मिल जाता है। इन सबको सुपर इम्पोज़ करने के बाद ऐसी वेव आपको मिलती है। जब ऐसी वेव मिलेगी तो उसका कोई ख़ास मोमेंटम भी होगा और उसकी कोई ख़ास वेवलेंथ भी होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस को लोकलाइज़ हमने कर लिया है, यानी कि अब हम उसकी पोज़ीशन को भी मालूम कर सकते हैं।